गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं? चलिए आज आपके सामने मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जो कि सुपर टेट में 1 नंबर में या मैक्सिमम आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। जैसा कि आप सब लोग पहले से ही परिचित हैं, तो इससे जो बेसिकली आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सबसे पहले जो रिसर्च किया था वो 1961 में कीथ एचिसन, ये आपके यहाँ पे देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के ही प्रोफेसर थे। इन्होंने इस संबंध में अपना रिसर्च करना प्रारंभ किया और एक छोटी सी योजना बनाई, लेकिन इन्होंने इसको नाम नहीं दिया था। और उन्हीं के मित्र थे AW एलन, ये भी आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में ही प्रोफेसर थे। उन्होंने इनके साथ मिल करके इस पर एक नया प्रयोग किया और इसको एक नाम दिया जिसका नाम था सूक्ष्म शिक्षण। इसलिए जहाँ पर जनक की बात आती है तो कीथ एचिसन को इनका जनक नहीं माना जाता है, बल्कि AW एलन को ही सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में किन किन लोगों ने कार्य किया था। कभी कभी ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका संबंध माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण से नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखते हैं कि सबसे पहला जो रिसर्च था वो हमारे कीथ एचिसन का था। उसके बाद AW एलन ने इसके जनक माने जाते हैं और उन्हीं के सहयोगी थे बुश। इनका भी काफ़ी योगदान इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जब अमेरिका में इसको प्रयोग में लाया गया तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इसकी उपयोगिता को देख करके भारत में प्रोफेसर DD तिवारी ने सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में इसका प्रयोग किया था। ये सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे और इन्होंने सबसे पहले भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, या भारत में सूक्ष्म शिक्षण को प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसमें जो नाम आता है वो आपका है प्रोफेसर DD तिवारी का। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म यानी माइक्रो, तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में सब कुछ सूक्ष्म है, यानी एक छोटी सी पाठ योजना है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी पाठ योजना के एक छोटे से अंश को थोड़े समय के लिए और एक छोटी सी कक्षा को या कक्षा के किसी लघु रूप को पढ़ाया जाता है। यानी कम समय में एक छोटी कक्षा को दिया जाने वाला जो शिक्षण है वो आपका क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता क्या है हमारी लाइफ में? तो हम क्या देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करके जो अध्यापक हैं वो स्वयं में शिक्षण कौशलों का विकास करते हैं, यानी टीचिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण कार्य करते समय हम जो भी रिस्पॉन्स करते हैं, जो भी हाव भाव है, हमारा प्रेजेंटेशन है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, हमारा स्वर में उतार चढ़ाव है, ठीक है, तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? शिक्षण कौशल में आते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अध्यापक एक एक करके स्वयं में अपने शिक्षण कौशलों का विकास करते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो निर्धारित समय है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपकी 6 चरणों में विभाजित है और इसके लिए जो निर्धारित समय दिया गया है वो 36 मिनट का, यानी 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। जिसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण कार्य का निर्धारित समय क्या है। तो शिक्षण कार्य का जो निर्धारित समय है वो 6 मिनट माना गया है और अधिकतम कहीं कहीं पर ये 5 से 10 मिनट भी आंसर में आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण, या कहीं कहीं पर एक सर्कल बना होता है जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग का सर्कल या सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र कह लीजिए या आप सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप्स या चरण कह लीजिए, तो ये 6 चरणों में डिवाइड है आपका। तो सबसे पहला
जो सूक्ष्म शिक्षण का चरण है वो है पाठ नियोजन। जैसे कि आप लोगों ने आपकी टेट में जो पेपर आपका आउट हो गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण क्या है, पाठ नियोजन यानी प्लानिंग। ठीक है, इसके लिए जो निर्धारित समय है वो भी आपका 6 मिनट है। दूसरा क्या है, टीचिंग यानी जो सेकंड चरण है वो आपका शिक्षण है और इसके लिए भी जो निर्धारित समय है वो 6 मिनट है। और तीसरा चरण है आपका प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। फीडबैक के लिए भी जो निर्धारित समय है वो है आपका 6 मिनट। इसके बाद आपका जो चौथा स्टेप है वो है फीडबैक के बाद पुनः पाठ नियोजन यानी रीप्लान। जैसे ही हमें अपने कार्यों के लिए फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिलती है तो हम अपने उस कार्य को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूव करने के बाद हम जो रीप्लान बनाते हैं उसके लिए भी जो निर्धारित समय है वो आपका 6 मिनट है। इसके बाद आपका 5वां चरण है पुनः शिक्षण यानी रीटीच। इसके लिए भी निर्धारित समय आपका 6 मिनट है। और जो अंतिम या छठा चरण है वो है पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक। इसके लिए भी निर्धारित जो समय है वो आपका 6 मिनट है। तो इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, 6 चरणों में विभाजित है और प्रत्येक चरण के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया है। इस प्रकार टोटल करके हमारे पास जो टाइम आता है वो कितना है, 36 मिनट का। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिपुष्टि फीडबैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ये बन सकता है कि मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में या शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपके पास जहां पर भी अगर क्वेश्चन में प्रतिपुष्टि या फीडबैक जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हम स्किनर की बात करते हैं। स्किनर ने अपना जो पुनर्बलन का सिद्धांत यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी, उस रेनफोर्समेंट थ्योरी के 2 चरण थे। तो पहला जो चरण था वो था आपका फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि और दूसरा जो चरण था वो था मोटिवेशन। इन्होंने ये माना कि फीडबैक क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और जब उस कार्य के परिणाम को हम तत्काल उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। यानी जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो कितना अच्छा है, कितना व्यवहारिक है या उसमें किस सुधार की आवश्यकता है। जब हम में से सीनियर के द्वारा या हमसे किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यों में या व्यवहार में सुधार के लिए हमें जो सुझाव प्राप्त होता है वो सुझाव हमारा क्या कहलाता है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बेसिक एक बार हम फिर से क्वेश्चंस आपको रिमाइंड करा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहला, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन थे, तो A.W. एलन। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो ये है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तकों में कौन शामिल नहीं है, तो बेसिकली जब हम सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक देखते हैं तो इंडिया से बाहर A.W. एलन, कीथ एचिसन और बुश को माना जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो अगर आपसे प्लेस पूछते हैं तो हम लोग यहाँ मद्रास पे आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो प्रोफेसर D.D. तिवारी जी को जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इसकी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का निर्धारित समय क्या है, तो ये आपका 36 मिनट्स है। और अगर आपसे क्वेश्चन को आपको गौर से पढ़ना है, अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण कार्य के लिए निर्धारित समय क्या है, तो वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 मिनट है, लेकिन कहीं कहीं पर ये आपका ऑप्शन में 5 से 10 मिनट यानी अधिकतम 10 मिनट तक हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के चरण कितने हैं या सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कितने चरण हैं, तो ये आपके पास 6 चरण हैं। अगर आपको इन चरणों को क्रम से बताना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पाठ नियोजन यानी प्लानिंग, शिक्षण यानी टीचिंग, फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक, पुनः पाठ नियोजन रीप्लान, फिर पुनः शिक्षण रीटीच और फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है, तो पाठ नियोजन,
सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो पुनः प्रतिपुष्टि। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।